साथियों, जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके बचत खाते में पैसा बढ़ता है, जिसको आप सेविंग अकाउंट भी बोलते हैं, अगर आपके सेविंग अकाउंट में पैसा इंक्रीज़ होता है, तो क्या उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा? क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको उसकी इनकम मानते हुए, आपकी इनकम मानते हुए उसके ऊपर टैक्स इम्पोज़ कर देगा और आपसे टैक्स वसूल कर लेगा? तो चलिए जानते हैं इसको लेकर, क्योंकि कई बार मेरे को कमेंट में ये पूछा जाता है कि सेविंग अकाउंट में जो हम पैसा रखते हैं, क्या उसके ऊपर टैक्स लगता है? तो इस वीडियो के अंदर हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो सेविंग अकाउंट के अंदर आपका पैसा रहता है, उसके ऊपर टैक्स किस तरीके से जो है वो काम करता है। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो को हम देखते हैं। तो देखिए, जब भी आपका सेविंग अकाउंट के अंदर जो आप पैसा रखते हैं और वो इंक्रीज़ होता है अमाउंट आपका वहाँ पर, तो ये ज़रूर है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़रों में वो आ जाता है अगर बहुत ज़्यादा आप उसके अंदर डिपॉज़िट करा देते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा आपका इंक्रीज़ हो जाता है। बट इसके लिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले तो देखिए, जो उसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट पड़ा होता है, जो कि आपका खुद का पैसा होता है, जैसे आपकी सैलरी, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं, आपका सैलरी का पैसा उसमें आता है, या कोई और आपकी इनकम वहाँ पर आती है और आप प्रॉपर्ली इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं। जैसे अगर सैलरी की बात करूँ तो टीडीएस कटने के बाद ही आपके अकाउंट में पैसा आता होगा। तो सेविंग अकाउंट के अंदर जो पैसा आया सैलरी की फॉर्म में, वो तो ऑलरेडी टैक्स पे करने के बाद ही आया है। इसी तरीके से अगर आपकी कोई और इनकम भी आती है जिसके ऊपर ऑलरेडी आप एडवांस टैक्स पे कर चुके हैं, या एडवांस टैक्स नहीं भी पे किया है, आपने अपनी आईटीआर फाइल करते हुए उस इनकम को डिक्लेयर किया था और उसके ऊपर सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर दिया था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रिंसिपल अमाउंट जो भी आपके अकाउंट में पड़ा होता है, इवन वो बढ़ भी रहा हो, तो वो हम ये मान के चलेंगे कि वो आपकी ऑलरेडी टैक्सड इनकम है, उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स आप पे कर चुके हैं, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, सेविंग अकाउंट के अंदर जो अब आपको इंटरेस्ट मिलता है, जो सेविंग के ऊपर आपको जानते ही इंटरेस्ट जो मिलता है वो 3 या 4% के आसपास ही मिलता है। तो वो जो 3 या 4% आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो ज़रूर आपकी इनकम होती है। वो इनकम आप ज़रूर दिखाएंगे और दिखाते भी होंगे, क्योंकि आजकल तो 26 AS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट वगैरह आप जानते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी आपको नज़र आ जाता है कि आपके सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको पूरे साल में कितना इंटरेस्ट मिला है। तो वो आप इनकम दिखा देते हैं, वहाँ पर टैक्स पे कर देते हैं आईटीआर फाइल करते हुए। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे उठता है कि अगर आपका सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा बढ़ता है, तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होगा, या वो किस तरीके से जो है इनकम टैक्स के रडार में आ जाता है। तो देखिए, यहाँ पर एक मैं चीज़ बताऊँ, अगर आप बहुत ज़्यादा लार्ज डिपॉजिट कराते हैं अपने सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर, चाहे वो सेविंग बैंक अकाउंट हो या सेविंग पोस्ट ऑफिस अकाउंट हो, मीन्स आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में हो, चाहे बैंक में हो, या किसी सोसाइटी के अंदर हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर हो। तो वहाँ पर अगर आप कैश का डिपॉजिट कराते हैं एक साल के अंदर 10 लाख रुपए या 10 लाख रुपए से ज़्यादा का, या फिर कैश विड्रॉल भी करते हैं 10 लाख या 10 लाख रुपए से ज़्यादा का, उस केस में फिर इस तरीके के जो ट्रांजैक्शन है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में आ जाते हैं। क्योंकि इस तरीके के जो ट्रांजैक्शन हैं वो रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन होते हैं। जो भी आपका बैंक होता है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस कैश डिपॉजिट की जानकारी दे देता है कि आपने जो कैश डिपॉजिट कराया है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करवाया है या फिर कैश विड्रॉल कराया है। तो ये जो लिमिट होती है, ये सारे ही बैंक को मिलाकर देख ली जाती है। सपोज़ करें अगर आपके 3 बैंक हैं, एक एचडीएफसी में है, एक एक्सिस में है, एक आईसीआईसीआई में है, तो 3 अगर बैंक अकाउंट हैं आपके, आपने पूरे साल में तीनों ही बैंकों में 4-4 लाख रुपये ही डिपॉजिट करवाया, तो इंडिविजुअली तो आपका एक बैंक में 4 लाख ही डिपॉजिट हुआ बस। बट तीनों ही बैंकों को अगर आप मिलाकर देखेंगे तो पूरे साल में 12 लाख रुपए हो जाता है, जो कि 10 लाख रुपए की लिमिट को क्रॉस कर जाता है। तो इस तरीके से अगर आपका कैश डिपॉजिट 10 लाख रुपए से ज़्यादा का हो जाता है, या विड्रॉल 10 लाख से ज़्यादा का हो जाता है, तो फिर आपको नोटिस आने के चांसेस रहते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे एक्सप्लेनेशन मांग सकता है कि ये जो कैश डिपॉजिट आपने करवाया है, ये आपके पास कहाँ से आया है। और अगर वो जो भी डिपॉजिट आपने कराए हैं वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से मैच नहीं करते हैं, तो फिर उस केस में आपसे ज़रूर क्लैरिफिकेशन मांगा जाएगा कि ये जो कैश आपने डिपॉजिट कराया है, आपकी जो इनकम टैक्स की रिटर्न्स हैं वो आप कम की फ़ाइल कर रहे हो, आपने इसको इनकम भी डिक्लेयर नहीं किया है, तो फिर उस वो क्वेश्चनेबल हो जाता है। तो वहीं देखिए, फिफ्थ पॉइंट में नॉर्मल सेविंग ग्रोथ और रेगुलर डिपॉजिट फ्रॉम सैलरी रेंट परफेक्टली फाइन इफ़ एक्सप्लेन्ड एंड कंसिस्टेंट विद योर डिक्लेयर्ड इनकम। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो भी आपकी इनकम आती है सैलरी की, अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो टीडीएस कटने के बाद ही आती है, तो घबराने की आपको ज़्यादा चिंता नहीं है। वहीं कोई आपकी रेंटल इनकम आती है, कोई दूसरी इनकम भी है, उसके ऊपर भी अगर आपने प्रॉपर्ली टैक्स पे किया है और अगर आपका कैश डिपॉजिट उनसे मैच हो जाता है आपकी इनकम से, तब भी कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। तो शॉर्ट में अगर मैं बात करूं, जो इसका क्रक्स है पूरा कि कैश डिपो सेविंग अकाउंट के अंदर डिपॉजिट का बढ़ना क्या टैक्स लग जाएगा, तो इसका शॉर्ट में आंसर यही है। अगर आपका पैसा इंक्रीज़ हो रहा है आपके सेविंग अकाउंट के अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस बढ़े हुए पैसे पर, या जो ज़्यादा डिपॉजिट आपने करवाया है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सेविंग अकाउंट के अंदर जो केवल आपको इंटरेस्ट की इनकम होती है, उसी के ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है।
और वो इंटरेस्ट की इनकम भी 10,000 से ज़्यादा के ऊपर ही आपको टैक्स पे करना था। 10,000 तक वो भी टैक्स नहीं लगता। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप ITR को फाइल करते हैं तो वहाँ पर सेक्शन 80 TTA की आपको जो है डिडक्शन मिल जाती है 10,000 रुपये तक की, अगर आप एक जनरल सिटीजन है, मीन्स आपकी एज अगर 60 ईयर से कम है। वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन को 50,000 तक की डिडक्शन मिल जाती है। वो मिलती है सेक्शन 80 TTB के अंदर। वहाँ पर आपका सेविंग अकाउंट के अंदर जो इंटरेस्ट मिला उसकी डिडक्शन भी मिल जाती है, और FD के ऊपर जो इंटरेस्ट मिला उसकी डिडक्शन भी मिल जाती है। बट जो ये 10,000 की डिडक्शन होती है ये जनरल सिटीजन को ही मिलती है जिनकी ये 60 ईयर से कम होती है, और केवल सेविंग के इंटरेस्ट के ऊपर ही मिलती है। यहाँ पर FD का इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं किया जाता है। बट यहाँ पर भी देखिए, सस्पिशियस और अनएक्सप्लेन्ड लार्ज डिपॉजिट कैन अट्रैक्ट अटेंशन फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपके जो ट्रांजैक्शन है वो सस्पिशियस लगते हैं, या आप अपने ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने, अगर आपको कोई नोटिस आता है, तो आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। और वहाँ पर जो आपसे टैक्स वसूला जाता है, सारा ही टैक्स और फाइन और इंटरेस्ट मिलाकर वो करीब करीब 80% के आसपास जो है वो टोटल अमाउंट चला जाता है। मीन्स अगर आपका 100 रुपये ऐसा है जो कि आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, वो जस्टिफाई नहीं हो पाता है आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न वगैरह से, तो मान के चलें उसके ऊपर 80% के आसपास तक का जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे वसूल कर लेता है, टैक्स और पेनल्टी की फॉर्म में। तो इसीलिए अगर आपका सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा है तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके सोर्स प्रॉपर हैं, जस्टिफाई हैं, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से मैच करते हैं। सिर्फ कैश डिपॉजिट में आपको ध्यान रखना है, कैश डिपॉजिट की लिमिट को ध्यान रखें। 10 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट ना करवाएं, या 10 लाख से ज़्यादा का विड्रॉल ना करें एक साल में। अगर आप करते भी हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बस उसमें फिर आपको क्या है, कोई नोटिस आता है तो वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ें हैं, आपको ध्यान में रख के चलनी है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।